हेलो एंड वेलकम टू अदिति हिमांटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि एग्जाम है 22 को, सो उससे पहले सारे चैप्टर्स के हम रिवीजन करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि शॉर्ट में आपको कराएंगे, जिससे कि आप इसको 5 से 10-15 मिनट में रिवाइज कर पाओगे। सो ये है सेकेंड चैप्टर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। हम इसमें देखते हैं किस तरह से कांग्रेस जो है एक ऐसा पार्टी बन के आता है जो कि डोमिनेट करता है इंडियन पॉलिटिक्स को। ठीक है, सो इसमें हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं क्या है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। सिर्फ तैयार ही नहीं हुआ था, हमने इसको साइन भी कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। सो इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो कि हमने 1930 में इसी दिन को पूर्ण स्वराज हमने मनाया था, और उसी दिन को याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया था। ठीक है, इंडिया में एट दैट टाइम कंट्री वाज बीइंग रूल्ड बाय इंटरिम। इंटरिम मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट, क्योंकि 1947 के बाद इलेक्शन तो हुआ नहीं था, तो जो गवर्नमेंट बना था वो टेम्पररी गवर्नमेंट था, जो कि जवाहरलाल नेहरू उसके हेड करते थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अडॉप्टेड द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया था, नो डाउट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था। इट वॉज नॉट नाउ नेसेसरी टू फॉर्म द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो दूसरा जो था कि हम अभी तक इंडिया आज़ाद हो गया था, नो डाउट। इंडिया आज़ादी के बाद हमारे पास सबसे पहला जो था फंक्शन, पहला जो था हमारे पास टास्क जो था, या पहला जो सबसे बड़ा काम था, वो इंडिया को यूनाइट करना था। वो हमने कर लिया था पहले, जब वो फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था तो कैसे कैसे इंडिया को यूनाइट किया गया था, और वो प्रोसेस आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो था डेमोक्रेसी लेके आना, क्योंकि हमने अपने जब हम फ्रीडम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय हमने प्रॉमिस कर रहा था कि इंडिया आज़ाद हो जाने के बाद इंडिया में हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे, और वो डेमोक्रेसी लाना एक सबसे बड़ा टास्क था हमारे पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1950 जनवरी। ये आ सकता है क्वेश्चन कि कब इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया था, और हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कौन थे? ये थे आपके सुकुमार सेन। आज जो है हमारे राजीव कुमार है सिंस 1922 से। ठीक है, सो ये आपको लर्न करने का है, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जो बनाया गया था इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस था। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इतना बड़ा कंट्री में पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था इलेक्शन कमीशन के पास, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए थे जिससे कि हम इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सके। दूसरा, ड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। आपको पता है इलेक्शन के लिए पूरा इंडिया को हमने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट रखा था, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी ड्रॉ करना एक अपने आप में चैलेंज था। इतना बड़ा कंट्री में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करना, जहाँ पे इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एमएलए या एमपी चुन के आए। इसके लिए प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल, आपको पता है कि लिस्ट बनाना जरूरी होता है, जिसमें कि कौन कौन राइट टू वोट जिसको मिला हुआ है, क्योंकि इसके हिसाब से तभी जाकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। सो प्रिपेयरिंग ए इलेक्टोरल लिस्ट ऑफ those who are eligible to vote, that was also one of the difficult tasks before India। और इतने बड़े स्केल पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हमें स्टाफ चाहिए, पुलिंग स्टाफ, वो हमारे पास था नहीं, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहा था, तो इतने सारे स्टाफ को चुनना और उनको जगह पर अपॉइंट करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। और उसको टू थिंक अबाउट द डिफरेंट टेक्निक ऑफ वोटिंग सिस्टम, तो हमें ये भी सोचना है कौन सा टेक्निक यूज करें जो इंडिया के लिए अच्छा हो। आपको पता है कि इंडिया में उस समय सिर्फ 70% लोग जो थे एजुकेटेड थे, बाकी लोग अनएजुकेटेड थे। तो ऐसे अनएजुकेटेड लोगों के लिए कौन सा बेस्ट सूटेड इलेक्शन सिस्टम हो पाएगा? तो हमने एपीटीपी होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, हमने 11th में पढ़ा था। ये सबसे सिंपल था और इवन इलिटरेट पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट, सो हमने ये इसको अडॉप्ट किया था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था 19 अक्टूबर से लेके फरवरी तक हुआ था। ज़्यादातर वोटिंग फरवरी में होता है, इसलिए हम इसको फेब्रुवरी इलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, 52 का इलेक्शन बोलते हैं, ना कि हम 51 में बोलते हैं। सो जब भी पूछा फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1952, कभी मत लिखना 1951, क्योंकि 51 में अक्टूबर में बहुत कम वोटिंग हुआ था, ज़्यादातर वोटिंग 52 में हुआ था।
नेक्स्ट है वन पार्टी डोमिनेंस इन फर्स्ट 3 इलेक्शन। आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शन शुरू हो गया और फर्स्ट इलेक्शन जो 52 से 50 और दूसरा इलेक्शन हुआ था, फिर तीसरा, ये 52 पहला इलेक्शन हुआ था, 57 दूसरा हुआ था, 62, इन तीनों इलेक्शन में कांग्रेस का डोमिनेंस था, कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाया था, सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि करीब करीब सारे स्टेट में। और इसलिए हम इन तीनों इलेक्शन को वन पार्टी डोमिनेंस, वन पार्टी मतलब कांग्रेस का डोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है, कांग्रेस का डोमिनेंस बोलते हैं। देयर वाज डोमिनेंस ऑफ इंडियन कांग्रेस फॉर फर्स्ट 3 इलेक्शंस, ये बताया। दिस वाज नोन एज कांग्रेस सिस्टम, इसी को हम कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं। कांग्रेस एक्टेड एज बोथ रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन। अब क्या था, मान लो कि कांग्रेस का गवर्नमेंट बना यहाँ पे, अब इसमें इसमें कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप थे, बहुत सारे फैक्शन थे, बहुत सारे सेक्शन थे, और वो एक दूसरे को कंट्रोल करते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पुट करते थे, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, कंट्रोल इन द सेंस कि रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करते थे। अगर मान लो, और इस तरह से कांग्रेस एक सिस्टम डेवलप होता जहां पे कि सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि ऑपोजिशन पार्टी भी उसी के अंदर था, और इसीलिए हम इसको कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज कांग्रेस सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया एंड अदर कंट्री। तो सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया में नहीं था उस समय, और भी बहुत सारे कंट्री में था, चाइना में था, क्यूबा में था, सीरिया में था, मैक्सिको में था। तो क्या हमारा जो वन पार्टी सिस्टम था कैसे डिफरेंट था, क्वेश्चन ये है। तो हमारा जो नो डाउट इंडिया में बहुत सारे पार्टी थे, इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर रखा था, लेकिन कांग्रेस जीतता रहा क्योंकि लोगों का सपोर्ट था, लोगों का लोग कांग्रेस को आंख बंद करके सपोर्ट करते थे, इसलिए कांग्रेस जीतता रहा। कांग्रेस जो का डोमिनेंस था वो डेमोक्रेटिक वे में था, लोगों ने उनको वोट दिया, इसकी वजह से, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह का माल प्रैक्टिस होता था, ठीक है। लेकिन दूसरे कंट्री में लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया वगैरह में हम देखते हैं सिंगल पार्टी ही था, एक ही पार्टी था। अब लोगों को अगर मान लो पार्टी पसंद नहीं है फिर भी उन्हीं को वोट देना है, तो इस तरह से वो जीतते आए थे। वाइल इन सम लाइक म्यांमार, बेलारूस एंड इजिप्ट आर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स। तो वहां पे क्या था कि म्यांमार वगैरह में मिलिट्री रूल था, और मिलिट्री जो थे उन लोग अपने हिसाब से इलेक्शन करवाते थे जिससे कि वही जीत पाए। इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ है। रीजन था कांग्रेस डोमिनेंस, क्यों कांग्रेस जीतता रहा बार बार, क्या कारण था कि कांग्रेस फर्स्ट 3 इलेक्शन में जीतता रहा। कुछ कारण थे, एक तो था ओनली पार्टी टू हैव ऑर्गेनाइजेशन दैट वर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अब क्या था ना कि सिर्फ एक ही पार्टी था जिसका, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस जो था 1885 में पार्टी बना था, और उसने इंडिया की आज़ादी के लिए तब से लड़ते आ रहा था, उसकी वजह से उसका जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था वो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर छोटे एरिया में फैला हुआ था, पूरा करीब करीब सारा देश में। तो इसलिए उन्होंने इजीली अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाया एज ए नेशनल पार्टी और जीत पाए। ओल्डेस्ट पार्टी सिस्टम हैविंग वास्ट नेटवर्क, ये मैंने बताया भी आपको कि सबसे पुराना पार्टी था, 1885 में बना था, और इसका नेटवर्क तो था, इसके वर्कर जो थे बहुत ऑल ओवर इंडिया फैले हुए थे, सो इजीली इनका सपोर्ट मिलता रहा। हैविंग मोस्ट पॉपुलर एंड करिस्मेटिक लीडर, आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, या और भी वल्लभ भाई पटेल थे, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि एक हीरो थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और हम लोग ऐसा मानते थे कि इनकी वजह से इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो पाया है, और सो लोग उसको सपोर्ट करते रहे। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई कांग्रेस केप्ट ऑन विनिंग। सो लास्ट ये था कि द कोalition नेचर ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस ऐसा पार्टी था जिसमें बहुत तरह के ग्रुप के लोग थे, हाँ, और इतना ही नहीं बल्कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते थे, हाँ, टॉलरेट करते थे, एनकरेज करते थे कि फैक्शन होने की वजह से ही कांग्रेस एक ऐसा पार्टी बन गया जहाँ पे कि अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग आइडियोलॉजी के, अलग अलग सेक्शन के लोग जो थे दे बिकम पार्ट ऑफ कांग्रेस। हाँ, जैसे कि यहाँ पे जमींदार भी थे, यहाँ पीजेंट भी थे, यहाँ पे कैपिटलिस्ट भी थे, यहाँ वर्किंग क्लास भी थे, यहाँ पे प्रोफेशनल भी थे, तो इस तरह से बहुत सारे। तो ये भी एक कारण है कि कांग्रेस इतना ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कांग्रेस एज एन आइडियोलॉजिकल, सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोalition, यही ऊपर वाला ही पोर्शन, ऊपर वाला जो पॉइंट था उसी की बात कर रहे हैं हम, कि कांग्रेस किस तरह से एक सोशल एंड कोalition था, यानी कि एक ऐसा पार्टी था जहाँ पे कि अलग अलग सोशल ग्रुप के जो थे वो मेंबर, ग्रुप जो था वो दैट वाज पार्ट ऑफ कांग्रेस, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग भी इसके मेंबर थे। जैसे सोशल बेस ऑफ कांग्रेस वाज वाइड एंड इंक्लूडेड, पीजेंट भी थे इसके अंदर, इंडस्ट्रीज भी थे, अर्बन ड्वेलर्स भी थे, विलेजर्स थे, वर्कर्स थे, ओनर्स थे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एवरीबॉडी वाज अ पार्ट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल कोalition। हाँ, ठीक है। और ये दूसरी बात है कि आइडियोलॉजिकल मतलब यहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग भी थे, जैसे पैसिफिस्ट थे, यहाँ पे कंजर्वेटिव थे, रेडिकल थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स कांग्रेस वाज कॉल्ड एज एन आइडियोलॉजिकल कोalition, ठीक है।
नेक्स्ट द कोalition लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ, एंड इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था इसका, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था. कांग्रेस एक्टेड बोथ एज ए रूलिंग एज वेल एज ऑपोजिशन पार्टी. ठीक है, दैट इज वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज नोन एज कांग्रेस सिस्टम. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. क्या इंडिया में उस समय ऑपोजिशन पार्टी था, और था तो क्या रोल प्ले करता था. सो इन 1950s डिकेड हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली ए टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा एंड स्टेट. बहुत कम उनको सीट मिला, बहुत कम मतलब होता है 2%, 1% सीट मिला. ठीक है, सारा सीट जो कांग्रेस को मिला था. लेकिन ऑपोजिशन पार्टी केप्ट द कांग्रेस अंडर चेक. लेकिन इतना ऑपोजिशन होना एक तरह से, और उन ऑपोजिशनों को अलाउ करना है कि जो जिस तरह से क्रिटिसाइज कर सके पार्टी को, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया में ऑपोजिशन था. बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जहाँ पे कि वन पार्टी डोमिनेशन था, कोई ऑपोजिशन अलाउ ही नहीं हुआ था. लेकिन इंडिया में ऑपोजिशन था और वो चेक भी करते थे रूलिंग पार्टी को, और इसकी वजह से रूलिंग पार्टी शायद डिक्टेटर नहीं बन पाया इंडिया में. दे हेल्प टू कीप द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेट अलाइव. उनको पता था कि कांग्रेस को पता था कि अगर मान लो हम कुछ ऐसा गलत करते हैं तो ये जो ऑपोजिशन पार्टी है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से शायद कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी था इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी डिक्टेटर वे में रूल नहीं कर पाया. अब यहाँ पे कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टी थे, कब वो स्टैब्लिश हुआ था और उनका लीडर वगैरह या पॉलिटिक्स क्या था. एक तो सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी 1934 में पहली बार बना था. ये कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना था, लेकिन बाद में एक सेपरेट पार्टी बन गया था 1948 में. नेक्स्ट लीडर जयप्रकाश नारायण थे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी, राम मनोहर लोहिया. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट थे. मेजर पॉलिटिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाना चाहते थे, यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू सोशलिज्म लाना चाहते थे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 35 में बना था एज ए फैक्शन विद इन कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना था, लेकिन बाद में सेपरेट पार्टी 1941 में बना था. ए.के. गोपालन, पी.सी. जोशी और अजय घोष जो थे, और इनका ये माना था प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के अंदर आना चाहिए, और ये चाहते थे लेबर को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे. ये सब चीज़ क्या डिमांड था. भारतीय जनसंघ जो था 1951 में बना था. श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे इसके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, और इन्होंने एक वन कंट्री की बात करी थी, वन कल्चर की बात करी थी, वन नेशन की बात करी थी. ठीक है, यही बाद में जाके हम बीजेपी बन जाता है जो आज इंडिया में रूलिंग पार्टी है. ठीक है, बिकम मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्ट्रॉन्ग. ठीक है, अब आता है सो ये सब क्वेश्चंस हैं. हम पहले चैप्टर करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम. क्वेश्चन में 1 मार्क क्वेश्चन होगा आपका, फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आप ये सब चीज़ को देखना है तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, and also press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So thank you for watching.